नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज इफेक्ट 24 की विशेष स्वास्थ्य श्रृंखला हेल्थ इनसाइट्स विद रजनी। इस दौर में जहां हम अपने करियर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और तेज जीवन शैली में खो जाते हैं, वहीं बच्चों का स्वास्थ्य, जो किसी भी परिवार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होता है, अक्सर सही जानकारी की कमी में अनदेखा रह जाता है। यही वजह है कि ये शो एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर, रियल एक्सपर्ट गाइडेंस और प्रैक्टिकल पेरेंटिंग विजडम को हर घर तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आज का एपिसोड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं नवजात शिशुओं की और बच्चों के स्वास्थ्य की, जो पूरी जिंदगी की फाउंडेशन तैयार करते हैं। और इस अहम चर्चा के लिए हमारे साथ है राजस्थान के एक बेहद प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिन्होंने नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स दोनों में बेहतरीन सेवाएं दी है। आज के अतिथि हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनोज अग्रवाल, कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट, एएमपी, पीडियाट्रिशियन किड्स केयर क्लिनिक, एमबीबीएस, डीसीएच, डीएनबी, न्यू दिल्ली, फेलोशिप इन नियोनेटोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, बॉस्टन, यूएसए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन योर एपिसोड। थैंक यू सो मच। मैं सर के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी। राजस्थान में बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर मनोज एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने नियोनेटल केयर, वैक्सीनेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूबॉर्न न्यूट्रिशन और इमरजेंसी पीडियाट्रिक केयर में कई वर्षों तक महत्वपूर्ण काम किया है। बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका अनुभव और दृष्टिकोण हजारों परिवारों के लिए मार्गदर्शक साबित हुआ है। डॉक्टर मनोज, आपका अगेन मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम न्यूबॉर्न से लेकर ग्रोइंग चिल्ड्रन तक उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी और ओवरऑल डेवलपमेंट हर एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके पेरेंट्स के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो सर, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है जो न्यूबॉर्न पेरेंट्स हैं उनके लिए। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि न्यूबॉर्न बेबीज को लेकर माता पिता सबसे ज्यादा कौन सी गलतफहमियों के शिकार रहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा या सभी को एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी मैं ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी काम आने वाले हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैडम ने पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी गलतफहमियां एक न्यू पेरेंट्स को रहती है रिगार्डिंग टू बेबी। सबसे पहले, जो बच्चा रोता है, क्राई करता है, तो हर पेरेंट्स सोचता है बार बार कि बच्चे को कहीं ना कहीं पेन है, कहीं ना कहीं दर्द है। बट हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा दर्द की वजह से ही क्राई कर रहा है। हो सकता है बच्चे की हंगर क्राई हो, मतलब वो फीड डिमांड कर रहा हो सकता है बच्चा आपसे इमोशनल अटैचमेंट चाह रहा हो, वो चाहता है कि मदर के पास आए। हो सकता है बच्चे को एक्सेसिव गैस बन रही हो, अगर आप उसको प्रॉपर बर्पिंग कराएंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम क्राई का मतलब पेन ही हो। ये एक आपको इंडिकेट करने का एक बेबी बताता है कि मुझे भूख लग रही है या मुझे सोना है, मुझे गैस बन रही है। जी। तो एक मिथ है। ये एक मिथ है। दूसरा मिथ होता है, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि तीसरे चौथे दिन जो बच्चे को पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। उस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए बच्चे को, पेरेंट्स को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती है, जो कि माइल्ड जॉन्डिस होता है। अगर वहां पे रिस्क फैक्टर होता है, सपोज करो मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, या फिर जिस मदर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है और बच्चों का ब्लड ग्रुप अदर देन ओ पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, जो एनआईसीयू में रहते हैं, इन्हें हम हाई रिस्क फैक्टर काउंट करते हैं। तो इन बच्चों में इनिशियली 24 आवर्स एक बार तो आपका बिलीरुबिन लेवल जॉन्डिस की जांच करवा लेनी चाहिए। तो तीसरे चौथे दिन होने वाला जॉन्डिस ऑलवेज खतरनाक नहीं होता। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो हर बेबी में होगा ही होगा। तीसरी चीज, कई बार गलतफहमी होती है कि सर बच्चे की आंखें बहुत छोटी है तो हम इसकी दादी काजल डाल देती है। ये भी टोटल मिथ्स है। बच्चों की आंखों में कभी भी काजल नहीं डालना चाहिए। ये आपके इन्फेक्शन का एक सोर्स है। आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, फिर आंखों से पानी आता रहता है, जो आपकी कॉमन कंप्लेंट रहती है, आए दिन बच्चों की आंखों से पानी आता है। चौथी गलतफहमी, जो आजकल की दादी नानी जो कान में तेल डालती थी कि बच्चे का कान ठीक रहेगा, बट ये भी एक इन्फेक्शन का मेजर सोर्स है। तो सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कान में बच्चे के तेल नहीं डालें। इसके अलावा एक गलतफहमी होती है कि बच्चे को सर माँ का दूध ही सफिशिएंट होता है या साथ में हमें पानी भी देना चाहिए। तो ये मैं आपका मिथ टोटली दूर कर देता हूँ कि मदर के ब्रेस्ट फीडिंग में 87% पानी होता है। इट मीन्स हमें न्यूबॉर्न को मदर फीड के अलावा कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है टिल 6 मंथ। इवन भयंकर गर्मी में, जो हम कहते हैं मई जून का महीना है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत नहीं होती है। मदर फीड इज द कंप्लीट फूड, जिसमें पानी भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा कई पेरेंट्स की गलतफहमी होती है कि सर बच्चे को अगर सॉलिड फूड नहीं देंगे, केवल माँ के दूध के भरोसे बच्चे का कैसे ग्रोथ होगी। ये भी एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और WHO
सभी गाइडलाइन कहती हैं कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक बच्चे को देना चाहिए, जो कि उनका एक कंप्लीट आहार है, कंप्लीट न्यूट्रिशन है। इसके अलावा उनको एक्स्ट्रा कुछ भी जरूरत नहीं होती है एक्सेप्ट एक विटामिन डी, जो हम मानते हैं कि मदर फीड में विटामिन डी एक नॉर्मल लेवल जितना कि बच्चों को चाहिए होता है उससे कम होता है जी। तो विटामिन डी हम सप्लीमेंट करते हैं जिसे कहते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो डेली को बेबी को 1 ml जिसमें कि 400 IU विटामिन डी होता है वो देना चाहिए। तो ये दोनों अगर आप देते हैं तो 6 मंथ तक बेबी को एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सर, ये घुट्टी देने का जो एक रिवाज है बच्चों को, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो कुछ पेरेंट्स बच्चे को जन्म घुट्टी देते हैं, शहद चटा देते हैं, ये सब भी टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे आपके बच्चे को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है और कहीं ना कहीं बेबी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता ही है। तो सभी पेरेंट्स से मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि मदर फीड के अलावा ऊपर से कुछ भी नहीं देना चाहिए। ओके, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने बताई कि न्यूबॉर्न बेबी जो पैदा होता है तो शुरुआती तौर पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा भी 30 दिन के अंदर का जो पीरियड होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, जिसमें आपने कुछ चीज़ें तो क्लियर कर दी। एक जैसे पी लिया, ये एक मिथ था वाकई में कि बच्चों को पैदा होते ही जो पी लिया हुआ यानी कि बच्चा हेल्दी नहीं है। इसके अलावा 30 दिन का पीरियड जो काफ़ी क्रिटिकल होता है उसमें और भी क्या ध्यान है जो उनको रखने की आवश्यकता है? जैसा कि 30 दिन के पीरियड को हम न्यूनेटल पीरियड कहते हैं, जिसे हम न्यूबॉर्न भी कहते हैं। न्यूबॉर्न पीरियड एक बेहद ही सेंसिटिव पीरियड है जिसमें बहुत जल्दी बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस हैं। बच्चे को अगर आपने थोड़ा भी ठंडा छोड़ दिया तो बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। तो सबसे पहले अगर जो बात रखने लगे, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो न्यूबॉर्न में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि केवल एंड केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए टिल 6 मंथ तक। जी। और बेबी डिलीवर होने के बाद कोशिश करें कि विद इन 1 आवर मदर फीड स्टार्ट कर दें। जितना जल्दी हम मदर फीडिंग स्टार्ट करते हैं बेबी के लिए, उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए मदर फीड परसिस्ट करता है और उतना ही अच्छे अमाउंट में बनता है। दूसरी चीज, हमारे न्यूबॉर्न बेबी बहुत जल्दी ही ठंडे पड़ जाते हैं, तो बेबी को हाइपोथर्मिया नहीं होना चाहिए। खासकर विंटर के सीजन में बच्चे को अच्छे से पैक करके रखें, उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखें जी। दूसरी चीज, कई बार बेबी को हम 5-5 घंटे बेबी क्राई करता रहता है, फीडिंग नहीं करवाते, मदर सो जाती है या काम से कहीं बाहर चली गई, तो कोशिश करो कि मदर फीड एवरी 2 to 3 आवरली एज पर डिमांड फीड बेबी को करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा कॉमन हमने देखा है इंडिया में हमारे जो छठी का दिन होता है, छठी का मतलब छठा, उस दिन मिलने वाले कम से कम घर में आपके 50-60 लोग होते हैं, क्योंकि आप पूजा करते हैं, फंक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग टच करते हैं बच्चे। हर कोई आने वाला जो मेहमान होता है वो बच्चे को टच करते हैं विदाउट हैंड वॉश किए हुए, जो कि बच्चे में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है जी। तो क्या तो आप कोशिश करें कि आने वाले मेहमान से बच्चा टच नहीं करें। अगर कुछ मेहमान टच भी करना चाहते हैं तो उनका अच्छे से हैंड वॉश करा के फिर ही बच्चे को टच कराएं जी। ये कॉमन अगर प्रिकॉशंस इनिशियली 1 मंथ में आप लेते हैं तो बेबी आपका काफी हेल्दी रहेगा और आई थिंक उसको मेडिसिन भी कम से कम नीड रहेगी। इन सब चीजों बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक सर, जो मदर का जो दूध होता है जो शुरुआती 6 से 7 घंटों के अंदर आता है, जिसको ज़्यादातर हमारी घर की बूढ़ी महिलाएं कहती हैं कि वो थोड़ा पीला क्रीमिश कलर का होता है, लोगों को लगता है कि वो हेल्दी नहीं है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? या मैडम, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम तो बच्चे के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि इनिशियली 5 to 7 डेज आता है, उसे हम थिक येलो मिल्क कहते हैं, उसका मेडिकली नाम होता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम तो एक हाई प्रोटीन डाइट है जिसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, IgA एंटीबॉडी बहुत अच्छी होती है, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम एंड सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स, उसमें एक कंप्लीट मिल्क है। तो कभी भी दादी या नानी को ये येलो मिल्क गंदा मिल्क समझ के डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ये मिल्क तो बच्चे के लिए गोल्ड है। इस कोलेस्ट्रॉल को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं और आज के टाइम पे गोल्ड का नाम सुनकर तो हर कोई कहेगा गोल्ड है, तो इसके तो किसी भी हालत में डिस्कार्ड करना ही नहीं चाहिए। जो आज रेट चल रही है आपकी 1,35,00,000 पर केजी, तो ये हमारा गोल्ड है। इसी को हम बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कहते हैं, कोलेस्ट्रम को। इसी को फर्स्ट मेडिसिन भी कहते हैं, फर्स्ट फूड भी कहते हैं। तो हर तरह से ये कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए लाइफ सेवर है, होता है। ये किसी भी कीमत में डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। राइट सर। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में वैज्ञानिक रूप से और कौन सी बातें हैं ऐसी जो माँ को पता होनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो मदर को जानना चाहिए, सबसे पहले तो बेबी चाहिए आपका सिजेरियन सेक्शन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होता है, विद इन 1 आवर बेबी को मदर फीड स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रम को कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। और कुछ बेबी को आते ही हम कहते हैं सिजेरियन मदर है, मदर फीड नहीं आएगा, उनको फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर देते हैं। यह भी टोटल रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर बेबी बार बार मदर फीड ट्राई करेगा तो उनको फॉर्मूला मिल्क की रिक्वायर ही नहीं रहेगी। कोशिश करें केवल एंड केवल मदर फीड ही दें। इसके अलावा मदर को कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को डिमांड फीड करवाना चाहिए। जितना आप डिमांड फीड करवाएंगे तो उतना ही मदर का फीड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उतना ही बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होगी। एक दूसरा बड़ा
मिसकंसेप्शन रहता है कि मदर बार बार कभी इस ब्रेस्ट से फीड करवाती है, कभी इस ब्रेस्ट से फीड करवाती है, कभी इधर। जी जी जी। इतना ऑल्टरनेट आपको चेंज नहीं करना चाहिए। एक ब्रेस्ट में 2 पार्ट होते हैं मिल्क के, जिसे हम फोर मिल्क कहते हैं, दूसरा कहते हैं हाइंड मिल्क कहते हैं। बेसिकली फोर मिल्क में तो आपका प्रोटीन ज्यादा होता है, लैक्टोज ज्यादा होता है, जबकि हाइंड मिल्क मतलब पीछे वाला मिल्क, उसमें आपका फैट कंपोनेंट ज्यादा होता है जी। तो अगर आप एक बार में एक ही साइड से मिल्क करवाएंगे तो बच्चे को लैक्टोज भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा। यह फैट ही बच्चे की एनर्जी प्रोवाइड करता है, वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चे की सैटिस्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे बच्चा नींद आराम से निकाल लेता है जी। कई बार मदर कंप्लेन करती है, सर मैं बच्चे को फीड अच्छे से करवा देती हूँ, बच्चा नींद नहीं निकालता, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। इसका कारण पता लगा कि आप हाफ एन आवर में इस साइड मिल्क ब्रेस्ट से भी फीड करा दिया, इधर से भी आपने फीड करा दिया, तो बच्चे को हाइंड मिल्क तो मिला ही नहीं है। तो ये मेरा पेरेंट्स से जो भी सुन रहे हैं इसको कोशिश करें कि एवरी 2 आवरली जब हम फीड कराते हैं तो एक बार में एक ही ब्रेस्ट से करें, ताकि उसको कंप्लीट पोर्शन ऑफ द मिल्क मिल सके जी। प्रीमेच्योर बेबीज की जो केयर है आजकल, उसमें कौन से मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जो काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं सर? मैडम ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे कि आजकल आप जानते हैं नॉर्मली कंसीव कई बार बेबी आईवीएफ भी हमारे केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। इन आईवीएफ बेबी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते हैं ट्विंस बेबी होते हैं या फिर ट्रिपलेट भी हो जाते हैं और ये प्रीमेच्योर या लो बर्थ वेट बेबी होते हैं जिनको हमारे एनआईसीयू की जरूरत पड़ती है, जिसे हम नर्सरी कहते हैं। तो पहले आपने सुना होगा 1 किलो का बेबी आप सुनते थे तो मतलब बेबी नहीं बचेगा, 1.5 किलो का बेबी बचने के चांस बहुत कम है। बट आज के टाइम पे हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट हैं, इतनी अच्छी केयर है, हम लोग 1 किलो की बेबी को 800 ग्राम 700 ग्राम के बेबी को 80% तक इजीली बचा लेते हैं, इजीली सेव कर लेते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, जिसे हम सबसे पहले कहते हैं वेंटिलेटर। पहले हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर नहीं हुआ करते थे, आजकल हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर है, सीपैप मशीन है, नेजल फ्लो है, एक केएमसी। आजकल देखा गया है स्टडीज में कंगारू मदर केयर, जो बेबी प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, हम एनआईसीयू में भी डेली बेबी मदर को देते हैं ताकि वो अपने छाती पे अपने बेबी को लगा सके। और ये केएमसी से तो बच्चे का इतना अच्छा वेट गेन होगा, इतना अच्छा फीडिंग डाइजेशन होगा, इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो हर चीज़ में ही बहुत ही लाइफ सेवर है केएमसी। इसके अलावा एक अब कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, बच्चा होते ही अगर हम एनआईसीयू में रखते हैं, सपोज करो हम ऊपर का फीड नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसको आईवी फ्लूइड देते हैं, जिसमें हम टीपीएन भी ऐड करते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये हमारे, इसके अलावा हाइपोथर्मिया को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास मशीन होती है। हम एनआईसीयू का एनवायरनमेंट भी कूल एंड काम रखते हैं, जिससे बच्चे का न्यूरो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो। इसके अलावा एक हम बच्चों की आरओपी जांच करवाते हैं, रेटाइनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। जो भी बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं उनमें आंखों से रिलेटेड कोई फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, अगर हम आरओपी टाइम से ही डायग्नोज कर लेते हैं तो इजीली ट्रीटेबल है वो। इसके अलावा एक बच्चों का हम 2D इको भी करवाते हैं, कुछ बच्चों में हम एनआईसीयू में रखते हैं तो आजकल स्क्रीनिंग करवाते हैं इको, ताकि हार्ट की अगर कोई समस्या होती है उसे हम टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं। तो इतने एडवांस इक्विपमेंट आ गए हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले हम उन चीज़ों को पहले से ही डायग्नोज कर लेते हैं और उनका समाधान कर लेते हैं जी। अब मुझे बताइए कि फॉर्मूला मिल्क का जो सिलेक्शन है वो सही कैसे हो, ये कैसे पता लगे, और इसका इंडिकेटर कुछ मिलता है हमें कि उस पर ध्यान देना जरूरी है? यस, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ जी, जहाँ तक पॉसिबल हो मदर को केवल एंड केवल एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए 6 मंथ तक जी। अगर किसी कंडीशन में मदर फीड पॉसिबल नहीं है, सपोज करो मदर को फीड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या बेबी इतना प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट बेबी है, सीवियर इन्फेक्शन है कि वो हमारे पास एनआईसीयू में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है या फिर सीपैप पे है, जिसकी वजह से मदर फीड नहीं आ पा रहा है, अब हमारी मजबूरी है कि हमें फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा। इस कंडीशन में अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला मिल्क आपको यूज करना है। इस केस में मार्केट में कई तरह के फॉर्मूला मिल्क आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टेज वाइज, तो हम 6 मंथ तक ओनली स्टेज 1 फॉर्मूला मिल्क यूज करते हैं। जो बेबी हमारे 2.5 किलो से कम होते हैं, 2.5 kg से बिलो, या 37 वीक्स जेस्टेशन एज से बिलो होते हैं, जिसे हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, उनमें स्पेशल केयर फॉर्मूला मिल्क आते हैं जिनमें हाई प्रोटीन होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, वो यूज करते हैं। इसके अलावा जो बेबी मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उनको हम लैक्टोज फ्री फॉर्मूला मिल्क देते हैं। इस तरह से हम फॉर्मूला डिसाइड करते हैं कि एज पर उसकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला मिल्क यूज करना चाहिए। ठीक सर, तो एक तो सबसे मेन चीज़ सॉलिड फूड जब आफ्टर 6 मंथ पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो वो ज़्यादातर करते हैं और जो उन्हें नहीं करनी चाहिए?
सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, ये मैडम ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। हमने अभी बात की थी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ, बट जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, अब आपको पेरेंट्स को सॉलिड फूड भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं या फिर सप्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को आपको 6 मंथ से पहले भी स्टार्ट नहीं करना, 6 मंथ के बाद भी नहीं। जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, जहाँ बेबी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की डिमांड है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना है। उसमें सबसे पहले हम लिक्विड डाइट से लेके सॉलिड की तरफ इंक्रीज होते हैं। सबसे पहले आप राइस वाटर स्टार्ट कर सकते हैं, दाल पानी, दही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके जो भी मार्केट में फ्रूट्स आते हैं, सपोज करो बनाना, एप्पल, चीकू, पपाया, उनको हम मैश करके दे सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप, पंपकिन सूप बना के दे सकते हैं। सभी तरह की वेजिटेबल्स जैसे आपका पंपकिन है, कैरेट है, उनको भी हम मैश करके दे सकते हैं। जैसे बेबी थोड़ा सा 2-3 वीक्स होता है, तो घर पे बनाया हुआ सेरेलैक भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा देन दलिया, खिचड़ी, उपमा, पोहे, राइस, कड़ी दाल, ये सब आप मैश करके दे सकते हैं। इसके अलावा एक मिथ्स होती है कि सर बेबी को केवल अगर 12 मंथ्स तक मदर फीड पे रखें तो वो भी टोटल रॉन्ग प्रैक्टिस है। उससे बच्चे का डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा, उसका वेट गेन अफेक्टेड होगा, इम्यूनिटी पावर अफेक्टेड होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री डाइट 6 मंथ पे स्टार्ट करना है, जरूरी है। और कोशिश करें इनिशियली 6 to 9 मंथ पे हम कहते हैं 2 मील्स प्लस 1 स्नैक्स। 2 मील्स में आपका वही जो अभी आपने बात की सेरेलैक हो गया, होममेड सेरेलैक, कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। स्नैक्स का मतलब आपने आगे जाके कोई भी फ्रूट्स प्यूरी ले ली। जब बेबी आपका 9 to 12 मंथ पे आ जाता है, तो उसमें हम कहते हैं 3 मील्स प्लस 1 स्नैक्स। और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में कभी भी आपके बेबी को ड्यूरिंग फीडिंग स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आप अर्ली स्टेज से ही बेबी को, मोस्ट ऑफ द हमने देखा है ओपीडी में कि बच्चे को खाना खिलाते वक्त स्पेशली मोबाइल दिखाते हैं, सर बच्चा इस बहाने खाना खा लेता है। ये टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे आपके बच्चे में इतना माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, ओवरवेट, लो इम्यूनिटी पावर। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ड्यूरिंग फीडिंग टाइम, ड्यूरिंग फूड आपको स्क्रीन टाइम से अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपके फूड में गलती करती हैं, ये माएँ टोटल कॉमन है। आज के टाइम पे 70% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली खाना खिलाते वक्त बच्चे को स्क्रीन दिखाते हैं। जो मैं हर पेरेंट्स को मुझे डांटना पड़ता है कि आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है जी। और ये मैं तो ये कहूंगी न्यूबॉर्न या शुरुआती बच्चों की बात नहीं है, ये चीज तो आपने देखी कि बड़े बच्चे जो हैं 10-11-12 साल के, वो भी इसी में चलते हैं कि खाना खाते टाइम मोबाइल या टीवी देख रहे होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे फूड में जो बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ द फूड होनी चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ फूड्स का मतलब आप में उसमें प्रोटीन भी रिक्वायर है, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी। इसीलिए कहते हैं बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। जो नॉनवेज खाते हैं वो एग और फिश या फिर चिकन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जो लोग नॉनवेज नहीं करते हैं उसके लिए भी हमारे पास कंप्लीट और भी सोर्स हैं घर का बनाया हुआ, जैसे दलिया, खिचड़ी, उपमा, पोहे, ये तो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर देंगे जी। सारी वेजिटेबल्स आपको मिनरल्स और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगी। साथ में हमें इनके साथ 6 मंथ ऑनवर्ड से हमें आयरन एड ऑन करना होता है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है हमारी डाइट में आयरन डेफिशिएंट होता है, आयरन नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले 6 मंथ तक तो आपने विटामिन डी दिया था, 6 मंथ ऑनवर्ड्स आपको आयरन की ड्रॉप्स इंट्रोड्यूस करनी है, ताकि ये आपकी कंप्लीट डाइट हो जाएगी। इंडिया में मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इज द आयरन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से बच्चों में एनीमिया कॉमनली देखने को मिलता है। बच्चे का शॉर्ट स्टेचर भी हो सकता है, वीकनेस, लो इम्यूनिटी पावर, ये सारा कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी से। तो आपको आयरन इंट्रोड्यूस करना है। इसके अलावा हमें आयोडीन युक्त फूड प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर हम आयोडीन कम देंगे तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। आज भी मेडिकल साइंस में कहते हैं मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ द पुअर ब्रेन डेवलपमेंट या मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन इज द आयोडीन डेफिशिएंसी इन द चिल्ड्रन। तो ऑलवेज ट्राई टू कि आयोडीन युक्त आपका फूड हो जी। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको सप्लीमेंट में आगे जाके जिंक भी देना है, B12 के सोर्स भी देना है, विटामिन ए जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं जी, या फिर डेयरी प्रोडक्ट भी देना चाहिए, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों में ब्लाइंडनेस का सबसे कॉमन कारण है विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर आपकी डाइट में जिंक की कमी होगी तो बच्चे को बार बार डायरिया होगा, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। तो ये सारे फूड्स का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी इसी पीरियड में देना चाहिए। इनिशियली जो आपका 6 मंथ तक वैक्सीनेशन है वो भी कवर करना चाहिए। आगे का टाइम टू टाइम जैसे कि आपके पीडियाट्रिशियन एडवाइस करते हैं, सारे वैक्सीनेशन पार्ट भी कवर होना चाहिए जी। हम उसी बारे में अब आगे बात करने वाले थे कि इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन को लेके कि भारत में बच्चों में लो इम्यूनिटी एक कॉमन कंसर्न है, तो उसका असली कारण आपको क्या लगता है?
जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उसी में हम और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। बच्चों में लो इम्यूनिटी का कॉमन कारण है आउटडोर प्ले है ही नहीं। बिल्कुल आजकल हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द केवल जो फ्लैट सिस्टम चल चुका है, केवल फ्लैट पे रहते हैं, बच्चे सोशलाइज नहीं होना चाहते, आउटडोर गेम तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो लो इम्यूनिटी का मोस्ट कॉमन कारण है कि आपका आउटडोर गेम्स टोटली बंद हो चुके हैं। इसके अलावा आपका डाइट, आपकी अगर बैलेंस डाइट होती है जो हमने बात की है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट प्लस फ्लूइड, दिस आल्सो विल हेल्प फॉर इंक्रीजिंग द योर इम्यूनिटी। इसके अलावा स्क्रीन, आपका स्क्रीन एक्सपोजर 0 to 2 इयर्स के बच्चों में 0 होना चाहिए, 2 to 5 इयर्स के बीच में 1 to 1.5 आवर्स 60 मिनट्स होना चाहिए, एंड 2 to 5 इयर्स टू 12 इयर्स के बीच में मैक्सिमम आपका 2 आवर्स होना चाहिए। और हम जो 2-3 साल के बच्चों को अगर स्क्रीन टाइम देते भी हैं तो वो अंडर सुपरविजन होना चाहिए। ये हो गया। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपको सप्लीमेंट देना चाहिए, जो हमने बात की थी, विटामिन डी हो गया, आयरन, जिंक, B12, ये सारे अगर हम चीजें करते हैं तो सब डिपेंड करता है कि बच्चा क्या खा रहा है। वही इंपॉर्टेंट आपने बताया, डे 1 से लेके जो माँ का दूध है कोलेस्ट्रॉल से लेकर बच्चे की पूरी डाइट जो है उस पर डिपेंड करता है बच्चे की इम्यूनिटी। और वैक्सीनेशन तो आपको बराबर लगातार करवाना ही है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी काफ़ी सारे पेरेंट्स के अंदर एक डर होता है, एक भ्रामक स्थिति होती है, उसको आप कैसे दूर करते हैं? ये भी मैडम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज के टाइम पे वैक्सीन के टाइम के रिगार्डिंग जो भी मिथ्स है, जैसे कि हमने कॉमनली सुनते हैं कि बच्चों को सर पेनलेस वैक्सीनेशन नहीं देना चाहिए या फिर पेनफुल वैक्सीनेशन ही देना चाहिए, सर बच्चों को फीवर आ गया वैक्सीन के बाद में, ये तो बहुत वो हो गया। ये टोटल ही मिथ्स है। अगर आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो हो सकता है बच्चे को फीवर आ जाए, ये एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स है कि कोई एंटीजन आपने दिया है, अगर फीवर आ जाता है तो नॉर्मल फिनोमिना है। कई बार बच्चे को कहते हैं सर ऑटिज्म हो जाता है, ये पहले बहुत पुरानी स्टडीज थी कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है, वो स्टडी दोबारा से विड्रॉल हो गई है। आज WHO एंड अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP की मल्टीपल स्टडीज है जो कहती है कि वैक्सीनेशन का और ऑटिज्म का कहीं कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा थर्ड होता है सर क्या एक साथ मल्टीपल वैक्सीन हम दे दे वो बेबी के लिए हार्म तो नहीं होगा? नहीं, ये एक तरह से ऐसे ही एंटीजन हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एकदम माइनर क्वांटिटी में होते हैं, जो एक साथ आप 3 वैक्सीन दे सकते हैं, 4-5 वैक्सीन जो हम कॉम्बिनेशन वैक्सीन कहते हैं, उससे बेबी को बिल्कुल भी हार्म नहीं है। इवन बच्चे का प्रिक कम होगा और बच्चे को आपको मल्टीपल एंटीजन एक साथ जाते हैं तो बेबी की इम्यूनिटी पावर और बेटर होती है, और इसलिए एक साथ कॉम्बिनेशन वैक्सीन आप सेफली दे सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा मिथ्स होता है कि सर गवर्नमेंट वाले वैक्सीनेशन अच्छे हैं या प्राइवेट वाले वैक्सीनेशन अच्छे हैं, ये भी काफी डिबेट का टॉपिक है। मैं कहूँगा जो वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल है वो भी अपने लेवल पे अच्छे वैक्सीनेशन है, जो प्राइवेट में है वो प्राइवेट में भी अच्छे हैं। इट मीन्स ना ही तो गवर्नमेंट वाले बेकार है ना ही प्राइवेट वाले, सबका एफिकेसी लेवल सेम रहेगा, चाहे आप गवर्नमेंट लगवाएं। अगर आप अफोर्डेबल हैं, आपको लग रहा है हमें और हाइजीन मेंटेन करना है, हमें पर्टिकुलर डॉक्टर से ही लगवाना है, तो आप प्राइवेट जा सकते हैं, वरना आप गवर्नमेंट में भी लगवा सकते हैं। बट जो वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है वो एटलीस्ट आपको प्राइवेट में जाके कवर करना चाहिए। जो वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है और हम प्राइवेट में देते हैं, वो मैं आपको नाम बताता हूँ ताकि आप भी थोड़ा उस चीज में अपनी पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फ्लू वैक्सीन है जो कि गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, और आज के टाइम पे फ्लू इस मौसम में तो स्पेशली कफ, कोल्ड, वायरल फीवर, न्यूमोनिया जो कि कॉमन चल रहा है। हमारी ओपीडी में आज भी 50% पेशेंट जस्ट फ्लू को लेकर आते हैं, और फ्लू वैक्सीन आपके इन सब चीजों को बचाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। टाइफाइड वैक्सीन वो भी प्राइवेट में अवेलेबल है बट गवर्नमेंट में नहीं है। हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये वैक्सीन आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं गवर्नमेंट के अलावा। ये जो मिथ्स रहते हैं। इसके अलावा एक कॉमन मिथ्स आता है कि सर आप ये जो वैक्सीन से बच्चे को हम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे अच्छा तो नेचुरल इन्फेक्शन होने देना, नेचुरल इन्फेक्शन से ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी नहीं आएगी। नहीं, ये टोटल ही रॉन्ग मिथ्स है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन से हो सकता है वो इन्फेक्शन आपके बच्चे को इतना सीवियर हो जाए कि उसके कॉम्प्लिकेशन आप टॉलरेट भी नहीं कर पाओ। बट जो हम वो एंटीजन देते हैं एकदम माइन्यूट अमाउंट में देते हैं, एकदम लिमिटेड में देते हैं, उसकी एफिकेसी जो आएगी वो आपके बच्चे को प्रिवेंट ही करेगी, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ये डाटा है बाकायदा WHO के आपके, तो ये मिथ्स भी आपको दूर करनी चाहिए। आजकल के बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और स्क्रीन एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसका असर जो है वो कितना गंभीर हो सकता है? मतलब पेरेंट्स को कितना ज़्यादा इसके लिए अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल आज की तारीख में सारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है। यस मैडम, हाइपर एक्टिविटी का भी कॉमन कारण अभी हमने जो कहा था एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। अगर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होगा तो आपके बच्चे में अटेंशन डेफिसिट होगा, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होगा, और इसका एक कॉमन कारण स्क्रीन के अलावा जंक फूड भी होता है, आउटडोर प्ले नहीं है वह भी होता है,
इससे बच्चा आपका हाइपर एक्टिव होगा, क्योंकि ब्रेन के डोपामिन थोड़े से ज्यादा सीक्रेट होंगे। अगर आपकी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, उस ब्लू लाइट से आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे उससे बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, तो ऑब्वियसली पुअर कॉन्सेंट्रेट रहेगा, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होगी। अगर हाइपर एक्टिव ब्रेन होगा तो रात को स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं होगी, स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो बच्चा डे टाइम में ज्यादा स्लीपी होगा, होमवर्क नहीं कर पाएगा, अगेन एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होगी, बच्चा दिन भर फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेबल, चिड़चिड़ापन रहेगा, उसका खाने में मन नहीं लगेगा। तो ये हर तरह से आपका, चाहे बिहेवियरल कह दो, न्यूरो डेवलपमेंटल कह दो, फिजिकली, इम्यूनिटी, हर तरह से ही हाइपर एक्टिविटी आपके बच्चे को हार्मफुल है। तो इसका मेन कारण क्या है? आपका स्क्रीन टाइम, नो आउटडोर प्ले, नो बैलेंस्ड डाइट, दीज आर द मेन रीजन। लेकिन आजकल के पेरेंट्स का एक प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगी सर, कि आप भी काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट से मतलब पेरेंट्स से मिलते होंगे जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न रहते हैं। वो अपने बच्चों को बिल्कुल एक खोल में रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उस चक्कर में वो बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चों का मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ रुकता है। और मोस्ट ऑफ ये गलतियां वो लोग करते हैं जो एकल परिवार में रह रहे हैं, या जिनको बच्चे लेट होते हैं, या फिर आईवीएफ के थ्रू बच्चे हुए हैं, काफ़ी समय लगा है। ऐसे पेरेंट्स को आप कैसे गाइडेंस देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव काफ़ी जिद्दी स्वभाव का होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, उन बच्चों में कॉमनली ये बिहेवियरल इशू, न्यूरो डेवलपमेंटल इशू देखने को मिलता है। जैसे आज भी मेरी ओपीडी में डेली ऐसे पेरेंट्स आते हैं, आज भी आए थे, सर फादर ड्यूटी पे चले गए, मदर ड्यूटी पे चली गई, बच्चे को हमने क्रैच में छोड़ दिया, और बच्चे की एज क्या है? 18 मंथ्स। अब आप खुद सोचिए, अगर 18 मंथ के बेबी को आप क्रैच में छोड़ रहे हैं तो कहाँ से उसका मदर से इमोशनल बॉन्डिंग होगी? नहीं होगा। कहाँ से बच्चा सीख पाएगा? और उसके न्यूट्रिशन पे आपके क्रैच वाले क्यों फोकस करेंगे? वो तो चाहते हैं कि बस बच्चा रोए नहीं, कैसे भी करके। कई बार तो ऐसे ऐसे केस देखने को मिले हैं कि वो लोग मेडिसिन दे देते हैं ताकि बच्चा 6 घंटे आराम से वहां सोता रहे। फिर पेरेंट्स आके बताते हैं, सर हमारा बच्चा इन दिनों चिड़चिड़ापन, इरिटेबल, डाइट नहीं लेता। फिर हमने इसके बैक में जाके देखा, वहां के सीसीटीवी देखी, तो पता लगा कुछ आज भी कुछ क्रैच वाले बच्चे को एट्रैक्स या नींद की दवाई दे देते हैं ताकि बच्चा सोता रहे। तो जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा कम कमा लें, थोड़ा सा अपने कैरियर पे थोड़ा सा कम फोकस करके साथ में बच्चे को भी साथ लेके चलें, ताकि उसके भविष्य को भी आप संवार सके, उसको भी टाइम दे सकें। ये टाइम एक बार आपका जो बच्चे के साथ एंजॉय करने वाला है, ये एक बार निकल गया तो फ्यूचर में कभी भी नहीं आने वाला है, आप इसको हमेशा के लिए मिस करेंगे। तो मैं हर पेरेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कैरियर के साथ साथ अपने बच्चे पे भी फोकस करें। कभी आपने किसी पेरेंट से बहुत फोर्सफुली ये बात कही है? क्योंकि प्यार से तो कोई बात समझता ही नहीं है सर। मुझे मैडम डेली अपनी ओपीडी में 1 या 2 पेरेंट्स को तो डांट के कहना ही पड़ता है कि कल से तुम्हें ये नहीं करना, अगर तुम्हें करना है तो मेरी ओपीडी में मत आना। तो पेरेंट्स कहते हैं सर हम इसके बारे में सोचेंगे, तो वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन फोकस करते हैं, बच्चे के एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में ध्यान देते हैं। ये तो कॉमन इशू है हमारी ओपीडी में, जो हमें फोर्सफुली बोलना पड़ता है, इवन डांट के बोलना पड़ता है। जी। जंक फूड, पैकेज स्नैक और शुगर बच्चों की ग्रोथ पर एक बहुत बुरा असर डालता है, पर वो कितना लॉन्ग टर्म हो सकता है सर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम ने किया। आजकल हमने देखा है कि बच्चे जंक फूड इतना खाते हैं कि एवरी फैमिली में एवरी थर्ड डे घर में जंक फूड आता है। किसी ने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, किसी ने जोमेटो से कर दिया, किसी ने स्विगी से कर दिया, और उस जंक फूड में इतने हार्मफुल कंटेंट होता है ना, वो बच्चों की ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओबेसिटी होगी तो ऑब्वियसली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे। फीमेल चाइल्ड है तो एक टाइम से पहले ही, जो हम प्री प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी से पहले ही आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। आपका सेल्फ एस्टीम डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से आप पीयर से अपना कंपैरिजन करते हो, बच्चा वो तो मेंटेन है, मैं हेल्दी हूँ, मोटा हूँ, तो वहाँ आपका और न्यूरो डेवलपमेंटल रिग्रेशन होता है। यही आगे जाके अगर ओबेसिटी होगी तो ऑब्वियसली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बीपी, कार्डियक इशू, मेंटल, इवन का मेंटल इशू। आपने बिल्कुल सही कहा। 4 से 5 साल के बच्चों को भी अभी कार्डियक अरेस्ट आते हैं। और उसमें एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी कि शुगर का लेवल बच्चों के खाने में कितना होना चाहिए सर? मैडम शुगर का लेवल एटलीस्ट 1 ईयर तक तो आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 0 शुगर होना चाहिए। 1 ईयर के बाद में आप लिटिल बिट शुगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसका कोई होना चाहिए, वो भी नेचुरल जहां तक हो। जैसे फ्रूट्स के रूप में आपने दे दी, आपने डेट्स पाउडर दे दिया, ब्राउन शुगर दे दी, कोशिश करें कि नेचुरल शुगर दें। ये आप डायरेक्ट ही जो हम चीनी डाल देते हैं बच्चे को, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो उससे बच्चे को अगर जितनी ज्यादा शुगर देंगे, फ्यूचर में उसको डायबिटिक होने के चांस भी ज्यादा है, ओबेसिटी के भी है, हर तरह से हार्मफुल ही हार्मफुल है। जी। एक तो बच्चों में इमोशनली और मेंटली जो वैबिलिटी आती है समय समय के साथ में, तो उसको हम कैसे समझें? वो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था, ये सारा ही मेन कारण है। अगर आपका फैमिली टाइम अच्छा है, आपके पेरेंट्स आपको टाइम दे रहे हैं, आपकी बैलेंस डाइट है, आपका आउटडोर प्ले है, इसके अलावा आपका स्क्रीन टाइम 0 है,
इसके अलावा आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, तो इससे बच्चा भी इमोशनली डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। और जो बच्चा इमोशनली डेवलपमेंट अच्छा होता है, उसका देखा गया है फ्यूचर में उसका फाइनेंशियल कैरियर भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे घर में बच्चे का नॉट ओनली फाइनेंशियल, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी, सोशल वेलबींग भी हर तरह से ही अच्छा होता है। तो ये जो मैडम ने पूछा इतना डायनेमिक इमोशनल बिहेवियर होता है, उसका मेन कारण या तो आपके पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपका अल्टीमेट स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ये सारे रीजन ही आपका बिहेवियरल इश्यू का मेन रीजन है। जी, जैसे कि आपने सारा बताया, तो इसका एक पूरा सार निकाल के अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ कि अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाए तो वर्स्ट टू वर्स्ट हम अपने बच्चों में क्या चीज़ देख सकते हैं? वर्स्ट टू वर्स्ट तो हम बच्चों में वही डेवलपमेंट डिले देख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर डेवलपमेंट डिले बच्चे में हो जाता है, पता लगा कि आपका बच्चा आगे जाके मेंटली इतना इमोशनल डिस्टर्ब हो गया है कि बच्चा खाना भी नहीं खा पा रहा है, रात को सो भी नहीं पा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप ऐसे में भी आपके किस काम का कि वो सोशली वेलबिंग नहीं हो पा रहा है, मतलब समाज के साथ बाकी पीएस ग्रुप के साथ खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब आपके लिए तो हर तरह से फाइनेंशियल बर्डन है, मेंटल बर्डन है, सोशल बर्डन है। तो एक टाइम रहते अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मैनेज, तो हम इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। जी जी जी। तो आपने बहुत सारी जानकारी ऐसी दी है कि बच्चों में क्या क्या चीज़ें नहीं होने से क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। इंडिया में हम सबसे ज़्यादा जिस डेफिशिएंसी से जूझते हैं, हमारे बच्चे जिस न्यूट्रिशन से जूझते हैं, वो आपने जैसे बताया कि आयोडीन की कमी और आयरन की कमी। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर विशेष तौर पे हमारे माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है? या जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब भी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है तो हर पेरेंट्स को विटामिन डी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि आपके आगे जाके मस्कुलर पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके बोनी पार्ट को हेल्प करता है। जो बच्चों में हम देखते हैं सर बच्चा बड़ा होकर चल नहीं पाता, जिसे हम नोकनी कहते हैं, बोल लेग कहते हैं, जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। तो विटामिन डी टाइमली इंट्रोड्यूस करें। जैसे ही बेबी 6 मंथ का कंप्लीट हो जाता है तो आयरन इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वेरी कॉमन है, जिसकी वजह से ग्रोथ डेवलपमेंट भी बच्चे का रुक जाता है। टाइमली उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस आयोडीन करें, विटामिन B12 करें, जिंक सप्लीमेंट करें, कैल्शियम, ये सारे सप्लीमेंट बच्चों की डाइट में टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करते रहें ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे। तो सर एज ए पीडियाट्रिशियन आप सारे पेरेंट्स को क्या इस तरह के कोई चार्ट भी अवेलेबल करवाते हैं, जिससे कि क्योंकि हर बार माता पिता को हर चीज़ की जानकारी हो सके ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा कोई चार्ट आप अवेलेबल करवाते हैं जिससे उनको पता रहे कि कब कब क्या क्या करना है? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चे को जिसको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर बेबी का चार्ट उसके वेट के, हाइट के, उसका न्यूट्रिशन के हिसाब से डिफरेंट होगा, तो एक रेडी टू यूज तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर बेबी मान लो 1 साल का बच्चा है, कोई 6 किलो का आ रहा है, कोई 1 साल का बेबी है 20 किलो का है, कोई 1 साल का बच्चा नॉर्मल है, तो हम उसको वर्बली पेन से लिख के उसको डाइट चार्ट समझाते हैं कि आपके बेबी के हिसाब से आपको इतनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट, इतना जिंक, आयरन है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं। हम अपने ओपीडी में जब भी बच्चा मेरी ओपीडी में कफ, कोल्ड या फीवर के लिए भी आता है, तो मैं इसके अलावा उसके न्यूट्रिशन पे भी ऑलवेज फोकस करता हूँ कि आपको ठीक है, मेडिसिन तो एक सेकेंडरी पार्ट है, बट प्राइमरी आपको ये बीमारी दोबारा नहीं हो या बार बार नहीं हो, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन पे कैसे फोकस करना है, आपके वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, आपके घर में हाइजीन पार्ट को लेके क्या क्या करना है, और आपके डाइट एंड फ्लूइड, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए देन द मेडिसिन। जी, वैसे तो आपका पार्ट पीडियाट्रिशियन ही है, लेकिन फिर भी उनके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हमने उनके फूड पे भी ध्यान दिया, हमने उनके डाइट पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया, ओवरऑल सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे आजकल जिस तरीके से एडिक्टेड हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पर आप आखिरी सलाह हमारे टीनेजर पेरेंट्स को क्या देना चाहेंगे? मैं सभी टीनेजर्स को, सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही सलाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चे को एक प्रॉपर फॉलो करें। जैसे कहते हैं कि इनिशियली बच्चा अगर मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम पे उठे, एक फिक्स टाइम पे सोए, उठने के बाद बच्चा प्रॉपर ब्रश करे, बच्चा बाथिंग लेके स्कूल जाए, और वहाँ पे जाने के बाद स्कूल में अपना घर आने के बाद उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक करें आप। उसके घर आने के बाद भी आपको उसके न्यूट्रिशन पे फोकस करें। सुबह ब्रेकफास्ट करके गया तो वेरी गुड, वरना स्कूल में दें। घर आने के बाद भी उसको लंच कराएं, फिर रात को डिनर हो गया, दिन में आपको फिर इसको मिल्क है, फ्रूट्स है, ये तो हमारा डाइट पे फोकस हो गया। बच्चे को स्क्रीन टाइम से, जो कि अभी मैंने बताया था, उससे दूर रखें। अगर देना ही है तो सुपरवाइज स्क्रीन टाइम दें। इसके अलावा बच्चे को एटलीस्ट 1 आवर के लिए डेली आउटडोर गेम खेलने के लिए उसको फोर्सफुली बाहर भेजें। बच्चे के साथ आप डिनर टेबल पे उससे कन्वर्सेशन करें, उसके दिन भर की दिनचर्या के बारे में जाने। उसको किसी भी तरह की हेल्प की रिक्वायर है तो वो आप उसकी हेल्प करें। ये अगर आप बेसिक चीज कर लेते हैं, आई मीन स्क्रीन टाइम, आउटडोर प्ले, फूड, तो आपका बच्चा एक मेंटल स्वस्थ रहेगा। हर तरह से आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी और उसका बीमार होने के चांस भी काफी हद तक कम हो जाएंगे।
और साथ में एक एडवाइस ये भी कि बराबर आपके जैसे पीडियाट्रिशियन से मिलते रहें, न्यूट्रिशन से मिलते रहें, ताकि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है कि जरूरी नहीं है हर बात की जानकारी हो, डॉक्टर्स के साथ में समय समय पर आपको मिलते रहना चाहिए, नियमित ये मैंने सही कहा। कई बार बच्चा अगर आपका 1 साल तक बीमार भी नहीं होता है, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए, फिर भी एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स में एक बार आपके पीडियाट्रिशियन से रूटीन कंसल्ट कर लेना चाहिए। उससे आपके बच्चे के वेट, हाइट, एक न्यूट्रिशन, वो सारा आप समझ सकते हैं कि बच्चा एक उस ग्रोथ पैटर्न में चल रहा है या ग्रोथ चार्ट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। तो सर ने जिस तरह की जानकारी इस समय हमें दी है, जो हमारे बेबी बॉर्न होते हैं, नए छोटे बच्चे होते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि सर ने बताया गुट्टी देना कितना खतरनाक हो सकता है, शर्ट हटाना कितना खतरनाक हो सकता है, बच्चों के कान में तेल जो हमारे घर के बड़े बूढ़े कई बार डाल देते हैं, उनको लगता है कि बच्चा रो रहा है तो शायद कान में दर्द होगा, वो कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जो हमारी जानकारी में आज की तारीख में होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी सर ने वैक्सीनेशन के ऊपर जो आपको जानकारी दी कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, इम्यूनिटी पावर क्या ज़रूरी है, और कौन कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से हमें एक लॉन्ग टर्म खामियाजा अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। आज की बातचीत न सिर्फ माता पिता को सही दिशा दे रही है, बल्कि न्यूबॉर्न से लेकर टीनेजर तक हर एज ग्रुप के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर क्लैरिटी भी दी है। आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज, आपका काम पर्सपेक्टिव और आपकी ग्राउंडेड पेरेंटिंग एडवाइस हमारे दर्शकों के लिए बेहद मूल्यवान है। दोस्तों, हम बच्चे किसी भी परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सही जानकारी उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा। अगर आपको ये एपिसोड उपयोगी लगा हो तो इसको हर पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जिसकी इन्हें जरूरत है। अगले एपिसोड में मैं फिर आपको लेकर आऊंगी एक और विशेषज्ञ के साथ में, एक नए हेल्थ इंसाइट्स के साथ में। तब तक के लिए मैं मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और मुझे उम्मीद है कि उन्हें इसका जरूर फायदा होगा। और मुझे लगा कि भविष्य में मुझे दोबारा मनोज जी की किसी और जानकारी की आवश्यकता है तो मैं आपके लिए इन्हें विशेष तौर पर दोबारा बुलाऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। हेल्थ इंसाइट्स विद रजनी, नमस्कार।